Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot and this is the next video in the series of current affair with regard to economics and अपने economics के current affair को हम लोग PW Only IAS की उड़ान 500 प्लस मैगजीन से यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सीधा टॉपिक पे आते हैं। अभी पिछले हम लोग जो है काफी टॉपिक यहाँ पे कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, अपने फर्स्ट हेड पूरा कर चुके हैं, सेकेंड हेड पूरा कर चुके हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है। देखिए, कुछ सेक्टर इकोनॉमी के ऐसे हैं, अभी भी इकोनॉमी में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट कहती है, आरबीआई कहता है कि आप इन्हें प्रायोरिटी दो, इनको प्रायोरिटी दो सो दैट ये भी डेवलप कर पाए, क्योंकि एक मेजर सेक्टर है और हमारी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आप सिर्फ 4 और 5% रिच एंड वेल्दी पीपल को ही लोन देते रहोगे तो एक जो गैप है हमारी इकोनॉमी में, बहुत ज्यादा वो गैप क्रिएट हो जाएगा। तो इकोनॉमी में इंक्लूजन लाने के लिए, इकोनॉमी में इक्विटी लाने के लिए हमें इस सेक्टर पे भी, इन सब सेक्टर्स पे भी फोकस करके रखना जरूरी है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप अगर 100% क्रेडिट का आपका स्कीम है कि मुझे इतना टोटल क्रेडिट देना है, उसमें यहाँ पे परसेंटेज फिक्स की गई है कि 40% लेट से या 75% या कितना कितना परसेंट आप इन पर्टिकुलर सेक्टर को प्रेफरेंस देके चलोगे और इनको भी आपको लोन देना ही देना है, राइट। तो उन सेक्टर को हम कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर, उनको आप प्रायोरिटी देके चलोगे। तो प्रायोरिटी सेक्टर समझ में आया होता क्या है। अब प्रायोरिटी सेक्टर में आप देखिए जा कौन कौन से सेक्टर रहे हैं। ये जो लिमिट फिक्स की जाएगी, एग्रीकल्चर के लिए आपको लोन देना है, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को देना है, एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए, एजुकेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, सोशल इंफ्रा के लिए, रिन्यूएबल सेक्शन के लिए, वीकर सेक्शन के लिए जिसमें आपकी बैकवर्ड कास्ट, वुमेन वगैरह सब आएंगे एंड अदर्स। ये कुछ सेक्टर यहाँ पे आपके कैटेगराइज किए हैं एज प्रायोरिटी सेक्टर, इनको जो है बैंक्स को लोन देना ही देना है। अब अगर मैं लिमिट की बात करूं, देखिए लिमिट भी सेट की गई है। डोमेस्टिक जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जो लिस्टेड होते हैं विद द अंडर द आरबीआई एक्ट, राइट। शेड्यूल जब भी किसी बैंक के आगे लग जाए, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल वर्ड होते हैं ना, तो शेड्यूल वर्ड मतलब जब वो आरबीआई एक्ट के अंडर जो होते हैं, क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के फॉरेन बैंक्स, फॉरेन जो बैंक्स हैं, ये कितना परसेंट देंगे कि 40% अपना नेट बैंक क्रेडिट का, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का इनको 40% देना है। या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, मतलब बैलेंस शीट में जो ये क्रेडिट जो शो करते हैं क्रेडिट कितना देना है, उसका 40%, दोनों में से जो ज्यादा हो उतना आपको प्रायोरिटी सेक्टर को प्रेफरेंस देनी है, उतना पैसा आप प्रायोरिटी सेक्टर को दोगे, बचा हुआ आप जिस मर्जी को भी लोन दो, दैट इज अप टू यू। फॉरेन बैंक की बात की जाए, राइट, ये लिमिट आपको याद रखनी है कि कौन सा बैंक कितना कितना परसेंट देगा, बिकॉज स्टेटमेंट में हमें यहाँ पे उलझा सकता है। फॉरेन बैंक में भी आप देख रहे हो 40%, whichever is higher, right। 40% ऑफ एएनबीसी, एएनबीसी अब हमारा हो गया एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एंड सीईओबीई, दैट इज क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। दोनों में से जो ज्यादा है, यानी 40% आप यहाँ माइंड में रखिए, यहाँ भी आप 40% माइंड में रखिए। यानी डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक्स जो है, ऐसे फॉरेन बैंक जिनकी 20 ब्रांचेस एंड अबव है और जिनकी लेस देन 20 ब्रांचेस है, यहाँ 40% लिमिट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। आरआरबीज की बात की जाए तो आरआरबी में ये 40% नहीं है, ये 75% है। ये लिमिट याद रखना, अभी आपने देखा 40%, बट आरआरबी या स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये लिमिट कितनी है, 75% है। एंड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात की जाए, यूसीबीज की बात की जाए तो अगेन इट इज 40%। क्लियर। ये 40% हुआ करता था, लेकिन इसको 75% कर दिया गया है फ्रॉम 25 टू 26। जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें ये 75% रहेगा। ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी इंक्रीज किया गया है ना इस पर्टिकुलर आपके फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि रिसेंटली कितना जो है ये आपका अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक है उनका आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का परसेंटेज रहने वाला है। तो पहले ये 40% था, बट अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमने 75% कर दिया है। क्लियर। तो प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर जाते हैं, उनकी क्या क्या लिमिट है, ये हमने देखी। यहाँ पे सीधा मीनिंग बताया गया है, दो सेक्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई मान के चलते हैं कि उनको डेवलपमेंट की जरूरत है बेसिक नीड्स के लिए, तो इसलिए उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए ओवर द अदर सेक्टर, तो उनको हम प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट करते हैं। यहाँ पे बैंक्स को ये बोला जाता है, बैंक्स के लिए मैंडेटरी होता है, बैंक के लिए ऑप्शनल नहीं है ये चीज कि मर्जी है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो बैंक को मैंडेट किया जाता है कि आप ऐसे सेक्टर की ग्रोथ पे वर्क करो और उन्हें
कैसे वर्क करोगे? आप उन्हें टाइमली क्रेडिट दो, पैसा अवेलेबल कराओ ताकि वो पैसा लगा के अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वर्क कर सके। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें कुछ देखो क्या बोले, ये कैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ये किसके थ्रू आपको ये पावर दी गई है। तो यहाँ पे 3 सेक्शन का जिक्र किया गया, सेक्शन 21, सेक्शन 35A एंड सेक्शन 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब एक बार आप लिख लोगे कि ये क्या क्या बात करते हैं। सेक्शन 56 की मैं बात करूं तो सेक्शन 56 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है, ये कहता है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो भी आपके, आप लिख लीजिए प्लीज इसको एक जगह पे, फैक्चुअल चीजें भी पता होनी चाहिए। जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये क्या करेंगे, ये पेनल इंटरेस्ट पे करेंगे आरबीआई को, मस्ट पे पेनल इंटरेस्ट टू आरबीआई। और आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई क्या कर सकता है, एग्जाम्पशन दे सकता है। आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई कैन गिव एग्जाम्पशन। तो एक तो ये लिख लिया कि सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है कि कोऑपरेटिव बैंक मस्ट पे पेनल इंटरेस्ट टू आरबीआई एंड आरबीआई कैन ग्रांट एग्जाम्पशन टू देम। आरबीआई उनको एग्जाम्पशन दे सकता है। फिर बात की यहाँ पे 35A की, 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है, वो आरबीआई को ये पावर देता है कि आरबीआई के पास ये पावर है टू इशू डायरेक्शन, टू बैंकिंग कंपनी, कि वो बैंकिंग कंपनीज को डायरेक्शन दे सकता है, राइट। आरबीआई के अगर हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर पढ़ते हैं, जब वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करता है, तो वहां पे आरबीआई के पास पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, वो गाइड कर सकता है अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को, अदर बैंक्स को विद रिगार्ड टू पॉलिसी मेकिंग। क्यों करेगा, क्योंकि उसको पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, बैंकिंग कंपनीज की मैनेजमेंट पुअर है तो वो चीजों पे ध्यान देना है। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आरबीआई जो है वो गाइड कर सकता है, बट ये सेक्शन 35A कहता है कि आरबीआई डायरेक्शन दे सकता है। देन हमारे पास आता है सेक्शन 21 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, राइट। सेक्शन 21 क्या कहता है, सेक्शन 21 सिंपल ये कहता है कि आरबीआई जो है उसके पास पावर है, आरबीआई हैज द पावर टू कंट्रोल एडवांसेस, कि आप क्या कर सकते हो, जो भी एडवांसेस बैंक्स इशू करते हैं ना उनको आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितना देना है कितना नहीं देना। जैसे आरबीआई ने यहाँ पे प्रायोरिटी फिक्स कर रखी है, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग डिसाइड कर रखे हैं, तो बैंकिंग कंपनीज की एडवांसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो। ये कौन अगर पूछा जाए ये कौन गवर्न कर रहा है, कौन सा प्रोविजन से ये बात गवर्न होती है, तो ये गवर्न होती है आपकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। क्लियर। प्राइवेट जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग है, ये डोमेस्टिक, फॉरेन कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और कुछ अदर सैलरी अर्नर्स बैंक जो होते हैं इन पे अप्लाई होता है, जिनकी लिमिट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ये न्यूज में क्यों था, अगेन देखिए न्यूज में क्यों था, ये तो नहीं आता है लेकिन इसके पीछे स्टैटिक चीजें आ जाती हैं, तो पहले आपको वो कवर करा लिया। तो आरबीआई ने इसको जो इंसेंटिव जो है प्राइवेट सेक्टर के रिगार्डिंग उसको भी रिसेंटली रिवाइज करा है। अब आरबीआई ना इनको अलग अलग एरिया के बेसिस पे भी कई बार कैटेगराइज करता है। ऐसे एरिया जहां पे पर कैपिटा इनकम कम है, ऐसे एरिया जहां पे पर कैपिटा इनकम मॉडरेट है या फिर हाई है, इस बेसिस पे भी आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर की बात करता है। तो आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 25 से ये जो वेट मतलब 125% जो है वो इंक्रीमेंटल किया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, ऐसे डिस्ट्रिक्ट पे जिनका पर कैपिटा क्रेडिट जो है वो लेस देन 9000 है। देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, 125% आपने वेट बढ़ा दिया है। पहले क्या था, ये 9000 की जगह जो लिमिट हुआ करती थी ना वो 6000 हुआ करती थी, कि पर कैपिटा जहां पे 6000 जो है वहां पे आप 125% देंगे, एंड पर कैपिटा जहां पे 25000 है वहां पे आप 90% जो है वेट असाइन करेंगे। लेकिन अब इन लिमिट्स को इंक्रीज कर दिया गया है, अब ये अमाउंट जो पर कैपिटा है वो 40000 हो गया है फॉर द 90% एंड 9000 जो है वो 125%। पहले ये कितना हुआ करता था, 6000 एंड 25000। सो दैट्स व्हाई इट इज अ न्यूज। ये हमने देख लिया, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की हमने बात करी, इसके पीछे के स्टैटिक देख लिया है। आगे आने वाली क्लासेस में जल्द से जल्द हम कोशिश करते हैं मैगजीन कंप्लीट करें, फिर हम कुछ इको के रिगार्डिंग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू में इफ यू वांट तो कि मैं आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराऊं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। उड़ान की जो आपकी एमसीक्यू बुकलेट आई है वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं, तो इन कंसेप्ट का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन हम एमसीक्यू पे भी करके देखेंगे। सो दैट समझ लिया है टॉपिक क्या है, बट कई बार माइंड में नहीं रहती है, चीजें क्लियर नहीं होती है, इनसे एमसीक्यू बनेगा कैसे वो उतना समझ नहीं आता है, तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज भी हमारी साथ के साथ जो है वो रिवाइज हो जाएगी। अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं, वेरिएबल रेट रेपो। देखो वेरिएबल रेट रेपो से पहले मैं आपको एक अगला टॉपिक बताऊंगी, दैट इज रेपो रेट। अब ध्यान से एक टॉपिक समझेंगे, हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है, कई बार हमारी इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा होता है और कई बार पैसा बहुत कम है।
पैसा ज्यादा है तो वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, और उस केस में आपकी कंट्री में सब लोग डिमांड कर रहे हैं। क्यों डिमांड कर रहे हैं? बिकॉज दे ऑल हैव द मनी, सबके पास पैसा ज्यादा है। तो वो सिचुएशन भी ठीक नहीं होती है। आपको कोशिश करनी है कि सबके पास पैसा कम जाए, और आप में ये काम गवर्नमेंट करती है और ये काम बैंक्स करते हैं। मैं आरबीआई डिटेल में बताऊंगी, तो हम पढ़ेंगे भी स्टैटिक वाले में। बट बैंक में आरबीआई ये काम करता है बाय मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई ये काम करता है बाय मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में भी क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं एंड क्वालिटेटिव मेजर होते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं, मैं डिटेल में सारे नहीं समझा रही हूँ, जो बस अभी हमारे टॉपिक है उन पे बात कर रही हूँ। तो क्वांटिटेटिव मेजर में हमारे पास एक टर्म होता है रेपो रेट, और एक टर्म होता है बैंक रेट। रेपो रेट के बारे में हमारे आगे के दो टॉपिक है, इससे रिलेटेड है, लेकिन ध्यान से समझेंगे। एक टर्म होता है रेपो रेट, एक टर्म होता है बैंक रेट। इन दोनों का मीनिंग सेम है कि वो इंटरेस्ट रेट at which central bank gives loan to commercial bank. Central bank gives loan to commercial bank. वो रेट जिसपे एक सेंट्रल, देखिए कमर्शियल बैंक के पास भी हर वक्त पैसा इतना अवेलेबल नहीं होता है। तो मैंने बताया था कई बार जब उन्हें जरूरत होती है तो दे वेंट टू आरबीआई फॉर हेल्प, वो आरबीआई के पास जाते हैं। तो जब आरबीआई उन्हें उधार दे रहा है, अब फ्री में तो उधार देगा नहीं, आपसे भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जिस रेट पे, जिस परसेंटेज पे, लेट्स से 10%, 6%, 4%, ये फिक्स होता है, आरबीआई फिक्स करता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे रिसेंट रेपो रेट और बैंक रेट का क्या रेट अभी चल रहा है, मतलब व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट। तो जिस रेट पे सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को, वो होता है रेपो रेट एंड बैंक रेट। अब डिफरेंस क्या है? रेपो रेट होता है अगर वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन है, अगर वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन है तो वो रेपो रेट है। एंड वही अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन है, शॉर्ट टर्म लाइक विद इन अ पीरियड ऑफ 1 डे टू 14 डेज, अगर आप लोन ले रहे हो, कोई कमर्शियल बैंक रेपो रेट से ले रहा है, कोई रीसेंट डिमांड रेज हुई है अपनी, उसको कैश चाहिए, उसको पेमेंट चाहिए, उसके लिए ले रहा है फॉर द शॉर्ट टर्म, तो वो रेपो रेट है। और वहीं अगर लंबे समय के लिए आप पैसा ले रहे हो कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक से, तो वो बैंक रेट है। अब इसी से एसोसिएटेड एक टर्म है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स में आ गया, उल्टा हो गया ना, रिवर्स हो गया। तो रेपो रेट में तो सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास गए पैसा उधार मांगने। लेकिन यहाँ पे आरबीआई जो है, आरबीआई बोरो करता है फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे आरबीआई बोरो कर रहा है फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। क्लियर? तो ये मीनिंग तो क्लियर हो गया कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब देखिए, एक मैं एक सिचुएशन भी आपको समझा देती हूँ। लेट्स से मार्केट में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि मार्केट में मनी ज्यादा है। जब मनी ज्यादा है, सब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। मुझे इस सिचुएशन को ठीक करना है, तो मुझे मनी को बैक लेना है इकोनॉमी में से, मुझे मनी कम करनी है, मनी कम करनी है। तो जब मनी कम करनी होगी तो आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट को बढ़ा देता है। आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है कि भैया मैं रेपो रेट बढ़ा रहा हूं, पहले मैं आपको 5% पे उधार दे रहा था, अब मैं आपको 6% पे उधार दूंगा। तो पहले जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा पहुंचता था, लेट्स से वो 100 रुपए उधार ले रहे हैं और 100 में से 5 यहाँ पे आपको देते थे। 100 रुपए उन्होंने उधार लिए, उसमें से 5 रुपए आपको इंटरेस्ट पे कर दिया, तो कमर्शियल बैंक के पास 95 रुपीज पहुंचते थे। और ये 95 वो कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को लोन देते थे। लेकिन अब मुझे यही पैसा तो कम करना है, क्योंकि ये 95 रुपीज पे इन्फ्लेशन हो रही है, लोगों के पास पैसा ज्यादा जा रहा है। तो उस केस में आरबीआई जो है उसने इंटरेस्ट को 5 से 6% कर दिया। अब आप 100 रुपीज में से 6 रुपीज आरबीआई के पास रखोगे और आपके पास सिर्फ बच रहे हैं 94 रुपीज लोन देने के लिए। और अब ये 94 रुपीज पब्लिक के पास जाएंगे एज अ लोन। तो ये 94 रुपए, 1 रुपया कम पहुंचा ना, तो अब लोगों के पास कम पैसा जाएगा। तो मैं एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ 1 रुपया, 2 रुपया, बट 1 रुपी, 2 रुपी, बट ये आप बड़े लेवल पे होती है ट्रांजेक्शन, तो अमाउंट बड़ा ही होता है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब रेपो रेट हमने देख लिया। अब एक पहले हम लोग बाद वाला टॉपिक समझते हैं, फिर हम लोग प्रीवियस टॉपिक पे आएंगे, वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन पे आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें रेपो रेट दिया, और रेपो रेट को लेके क्या, व्हाई रेपो रेट इज इन न्यूज, ये टॉपिक अभी मैं स्किप करके आपको पहले रेपो रेट बताती हूँ। रेपो रेट न्यूज में इसलिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने ना रेपो रेट को फिक्स रखा है। जो आपका 11th टाइम, अभी बार बार जब रेपो रेट चेंज होने की बारी आती है, तो 11th टाइम से हमारा रेपो रेट सेम ही चल रहा है, 6.5%। इसको बढ़ाया भी नहीं गया है, कम भी नहीं किया गया है। तो ये क्या है? 6.5% है। अब क्वेश्चन आता है वाई। मैंने रेपो रेट आपको बता दिया,
क्या है ये भी बता दिया। लेकिन अगर शॉर्ट में हम देखें, वैसे तो मेंस में नहीं लिखना है हमें आंसर, बट फिर भी अगर हम देखें कि क्यों रेपो रेट को फिक्स रखा गया, सबसे पहली बात तो है इन्फ्लेशन कंसर्न की वजह से। इन्फ्लेशन कंसर्न लाइक कि कई बार क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारा मॉडरेट हमें देखने को मिल रहा है चीजों में, तो कुछ मॉडरेशन के बाद भी हम देख रहे हैं फूड इन्फ्लेशन जो है वो हाई है, फूड इन्फ्लेशन हाई है, वेजिटेबल्स पे प्रेशर, पल्सेस, ये सब चीजों पे अभी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो इस रीजन से भी हमने उसे टच नहीं करा है, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन के साथ ग्रोथ को भी मेंटेन करके रखना है। इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल करना है हमें, तो हम पैसा खींच सकते थे इकोनॉमी से, लेकिन पैसा खींच सकते थे, इस रेट को बढ़ा सकते थे, लेकिन हमें ग्रोथ भी तो रखनी है। अगर हम पैसा खींच लेंगे तो लोग डिमांड कम कर देंगे, और जब डिमांड कम कर देंगे तो मार्केट में पैसा फ्लो नहीं होगा, और फ्लो नहीं होगा तो वो ग्रोथ नहीं होगी, मार्केट में ट्रेड पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ग्रोथ रुक जाएगी। और इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ग्रोथ फोरकास्टिंग भी है हमारी, तो वो मेंटेन करना है, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया है। क्लियर? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये क्यों चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे इन्होंने यही चीज बताई है कि आप क्या करते हो, रेपो रेट इन्फ्लेशन के केस में इंक्रीज कर देते हो, डिफ्लेशन के केस में डिक्रीज करते हो। मैंने आपको बताया क्यों करते हैं इन्फ्लेशन के केस में इंक्रीज, क्यों करते हैं, ताकि मार्केट में पैसा, बैंक रेट बढ़ जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, यही मैं भी आपको ऊपर समझा के आई हूँ, राइट। और उससे हमारी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, उससे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जब रेट बढ़ाया तो लोगों के पास पैसा कम गया, पैसा कम गया तो लोग आगे डिमांड कम करेंगे, और इसकी वजह से इंपोर्ट भी चीपर हो जाएंगे, लोकल करेंसी भी अप्रिशिएट होगी। तो ये सारे इसके इम्पैक्ट बताए हैं जो भी मैंने आपसे डिस्कस करे ऊपर, राइट, जो भी हमने इम्पैक्ट ऊपर डिस्कस करे कि क्या इससे इम्पैक्ट पड़ता है। रेपो रेट का यहाँ पे इन्होंने आगे मीनिंग भी बता दिया जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कि रेपो रेट मतलब होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट, इसकी फुल फॉर्म रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट। ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को उधार दे रहा है। कमर्शियल बैंक बोरो करता है मनी आरबीआई से, और फ्यूचर डेट पे उसको पेमेंट करेगा उसकी, और इंटरेस्ट जो है वो उसको पे करना पड़ेगा। इससे क्या करते हैं, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं ताकि डिमांड हम कंट्रोल कर सके। ये सारी बात हमने देख ली, और ज्यादा कहानी आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब हमने एक टर्म यूज करा था ऊपर, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने रेट को फिक्स रखा है 6.5। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के रिगार्डिंग एक दो बातें आप जान लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंडक्ट कर रहा है, आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई कंट्रोल करती है ना इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को। तो ये कमेटी प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करती है कि इकोनॉमी में ना ज्यादा इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो, ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन कर सके। इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और 3 आरबीआई की साइड से होते हैं। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज कर सकता है तो इसी में, क्योंकि ऐसी एक एक वर्ड में आपको वो स्टेटमेंट में उलझाता है, तो इसको 2-3 बार अभी बोल के याद कर लो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में 6 मेंबर होते हैं, 3+3, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 3 फ्रॉम आरबीआई। 4 बार वो एक साल में मिलते हैं, ये पॉइंट भी 2-3 बार बोलो। 4 बार वो एक साल में उन्हें मिलना होता है एज पर आरबीआई एक्ट 1934। एक साल में 4 बार मिलना होता है, 3 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और 3 आरबीआई की साइड से होते हैं। क्लियर? क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट सेट करने का काम करते हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दे सके, एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, ये सारी चीजें जो है वो ये सेट कर सके। क्लियर? अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे इससे ऊपर एक टॉपिक आपको दिया है, आप देखिए यहाँ पे एक टॉपिक है, दैट इज वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन। देखिए रेपो रेट की यहाँ पे बात की गई है, तो वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन होता है बिडिंग, ऑप्शन होता है बिडिंग। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आरबीआई को जब ये लगता है ना कि कमर्शियल बैंक के पास यार पैसा ज्यादा है, कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा है, जब भी किसी के पास पैसा ज्यादा होता है ना, हम बोलते हैं उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है, उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है, और वो लिक्विडिटी अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी में जाएगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक आगे लोन देगा ना, अपने पास रख के तो बैठा नहीं रहेगा, वो पैसा इकोनॉमी में जाएगा, और उससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है अगर बहुत सारा पैसा लोगों के पास पहुंच गया। तो आरबीआई इस लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, आरबीआई इस लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए ये ऑक्शन करता है, वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन करता है, जिसमें वो ये कहता है कि मैं आपको इतना इतना इंटरेस्ट दूंगा, मैं आपको इतना इतना इंटरेस्ट दूंगा, आप मतलब बिडिंग लगाओ कि कौन कितने पे बिड कर रहा है, और आप मुझे अपना पैसा दे दो, आप मुझे अपना पैसा, रिवर्स रेपो रेट वही होता है ना जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन ले रहा है, तो आप मुझे एज अ लोन अपना पैसा दे दो, जिसके बदले मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। आरबीआई क्यों ये पैसा लोन मांग रहा है, आरबीआई को जरूरत है क्या, जरूरत हो या ना हो दैट इज डिफरेंट थिंग। आरबीआई इसलिए मांग रहा है कि कमर्शियल बैंक के पास लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, मुझे उसको मैनेज करना है, वो लिक्विडिटी मैनेज करनी है, तो आप लोग मुझे अपना पैसा दे दो, मैं आपको एक इंटरेस्ट रेट ऑफर करूंगा उसके बदले में, और कुछ टाइम बाद आपको आपका पैसा वापस कर दूंगा। जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई ऑफर करेगा वो रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होगी, क्योंकि अगर उतनी ही होगी तो फायदा ही क्या है फिर,
रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होगी लेकिन रेपो रेट से कम होगी। रेपो रेट पे तो वो खुद लोन लेता है ना, तो ये ध्यान रखना है कि ये ऑक्शन हो रही है जिसमें कमर्शियल बैंक ऑक्शन करेंगे, मतलब बिडिंग लगाएंगे आरबीआई को अपना पैसा देने के लिए कि आप मुझसे पैसा ले लो, मुझसे पैसा ले लो, और जिसकी भी बिडिंग बेनिफिशियल होगी, आपको पता है ना हाउ द बिडिंग प्रोसेस वर्क, जो भी बिडिंग इसको चीपर पड़ेगी आरबीआई को, जो बेनिफिशियल लगेगी आरबीआई उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। रीजन क्या है, लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए। समझ में आ गई सारी चीजें हमें, राइट। तो यही यहाँ पे बात की गई है, इसको टर्म रेपो रेट भी बोलते हैं। लिक्विडिटी इंजेक्शन टूल है ये, जिसके थ्रू आरबीआई लिक्विडिटी मैनेज करता है। आरबीआई ने कंडक्ट किया है ये वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑक्शन ताकि लिक्विडिटी इंजेक्ट हो सके टेम्पररी बेसिस पे। डन। अब मिड जनवरी में हमने देखा कि जो ये टेन्योर जो था इसका वो इंक्रीज करा गया 14 डेज के लिए, ताकि हम कैश रिजर्व रेशियो की साइकिल को मेंटेन कर सके। अब ये कैश रिजर्व रेशियो एसएलआर क्या होता है, ये और डिटेल में मॉनेटरी पॉलिसी समझेंगे तब हम देखेंगे, लेकिन इसकी साइकिल को 14 डेज तक इंक्रीज किया गया। पहले मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं 1 to 7 डेज होते हैं, राइट। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 1 से 7 दिन तक ही पैसा आपका एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन इसको अभी इंक्रीज कर दिया गया था अप टू 14 डेज, राइट। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंजेक्शन है अगेंस्ट कोलेटरल, कुछ ना कुछ कोलेटरल रखा जाता है ओवरनाइट, मतलब एक दिन से लेके 13 डेज तक ये यूजुअली जो है वो लाई करता है। 14 डेज के बियॉन्ड इसका जाना बहुत रेयर होता है, 14 डेज से ज्यादा ये नहीं जाता है। रेट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैंने बताया रेपो रेट से कम लेकिन रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा। डन। रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा रखोगे, रेपो रेट से कम रखोगे, ये तो बात समझ में आ गई। वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑक्शन क्या होता है, ऑक्शन जो है वो आरबीआई का तरीका है लिक्विडिटी मैनेज करने का, जिसमें वो कमर्शियल बैंक से पैसा जो है वो एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे आपको कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दे दिए गए हैं। देखो इसमें फैक्ट कंसेप्ट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं पहले ये मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, उसके बाद आप यहाँ से इसको खुद ब खुद रीड कर लेंगे। कई बार हमें जब पैसा मार्केट से लेना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, अब कंपनीज जो होती है कई बार इक्विटी शेयर डिबेंचर फाइनेंस इक्विटी शेयर डिबेंचर वगैरह इशू करती है, आपने देखा होगा, राइट। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस भी अपने कुछ सेविंग सर्टिफिकेट निकालते हैं अगर पैसा चाहिए होता है। तो पैसा मार्केट से लेने का या किसी से भी पैसा लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में कुछ सिक्योरिटीज पेपर फॉर्म में होती है, कोई सामान थोड़ी बेच रहे हो, आप कुछ सिक्योरिटी इशू करते हैं जिसके बदले हम कहते हैं कि हम आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वगैरह दे देंगे। तो जब हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं ना, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जब मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, जब 1 ईयर से ज्यादा चाहिए होता है उसे हम कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो लेस देन 1 ईयर के लिए जब मुझे पैसा चाहिए तो उसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है वो बोला जाता है, ताकि आप अपनी शॉर्ट टर्म जो डेफिसिट है, शॉर्ट टर्म जो कमी पड़ रही है आपको पैसे की, वो आप फुलफिल कर पाओ। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बैंक भी इशू कर सकते हैं, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कंपनीज भी इशू कर सकती हैं, राइट। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट बैंक कंपनी सब इशू कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, इनके अलग अलग नाम है, जैसे कि कॉल मनी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, कॉल मनी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, ये अलग से प्रॉपर चैप्टर है अगर आप लोगों ने इकोस्टैटिक पढ़ी है ना। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, देन कमर्शियल पेपर एंड कमर्शियल बिल हो गए, कमर्शियल पेपर एंड कमर्शियल बिल हो गए। देखिए इसमें क्या होता है, कौन इशू करेगा, कितने दिन के लिए करेगा, क्या टाइम पीरियड रहता है, इस फॉर्म में ये एक दूसरे से अलग होते हैं। तो कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होते हैं ना, ये जनरली बैंक या गवर्नमेंट इशू करती है पैसा कलेक्ट करने के लिए, बैंक या गवर्नमेंट इशू करती है। एंड कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल जो होती है ना, वो आपके कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज वगैरह जो होती हैं, कॉर्पोरेट इंटरमीडियरीज इशू करते हैं। कई बार कॉर्पोरेट कंपनी डायरेक्ट, कई बार कॉर्पोरेट इंटरमीडियरीज इशू करती हैं। अब कॉल मनी मार्केट क्या होता है, कॉल मनी की बात की जाए, कॉल मनी में जो पैसा ट्रांसफर होता है ना, वो इंटर बैंक होता है, इंटर बैंक होता है। लेट्स से एसबीआई को पैसा चाहिए, एसबीआई को पैसा चाहिए, एसबीआई ने पीएनबी से कांटेक्ट करा कि मुझे पेमेंट चाहिए, पीएनबी ने एसबीआई को दे दिया। यहाँ पे कोई कोलेट्रल नहीं होता, कुछ भी आप गिरवी नहीं रखवा रहे हो कि ये चीज दो या ये सिक्योरिटी मेरे पास रखो तब मैं आपको उधार दूंगा, नो। तो ना कोलेट्रल होता है ना ब्रोकर होता है इस टाइप की मार्केट में। तो थोड़ी रिस्की तो होती है, लेकिन हाँ बैंक टू बैंक है तो बैंक विल डील इटसेल्फ। कॉल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जनरली ओवरनाइट होते हैं, ओवरनाइट मतलब एक दिन के लिए, क्लियर। कॉल मनी में ओवरनाइट होता है। वही एक टर्म होता है नोटिस मनी, नोटिस मनी भी यही है, इंटर बैंक नो कोलेट्रल, लेकिन ये होता है 1 से लेके 14 डेज तक का, 1 से लेके 14 डेज तक का। और टर्म मनी होता है,
टर्म मनी, ये टाइम पीरियड याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ आपको, लेकिन एक दो बार पढ़ के ये याद रखना आपका काम है। कॉल मनी क्यों बोला जाता था पहले से? कॉल मनी इसलिए बोला जाता था कि आपने फोन करा, पीएनबी को बोला कि मुझे पेमेंट चाहिए, तो एसबीआई के पास पेमेंट आ गई, तो कॉल पे काम हो जाता था, तो दैट्स वाई इसका नाम कॉल मनी है यहाँ पे। तो कॉल मनी ओवरनाइट है, 1 से 14 डेज तक नोटिस मनी, 15 डेज टू 1 ईयर जो है वो टर्म मनी है। डन। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल की अगर हम लोग बात करें तो ट्रेजरी बिल आप लोग अपने पास लिखते चलिए, क्योंकि अदरवाइज बाद में पढ़ने में कंफ्यूजन होगी, कहाँ क्या लिखा है समझ नहीं आएंगी चीजें। ट्रेजरी बिल जो होता है ये भी शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सैलरी देनी है पीएम, प्रेसिडेंट, एमपीज वगैरह की, गवर्नमेंट के पास अभी रेवेन्यू कम है, खर्चे ज्यादा हो गए, पैसा कम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ट्रेजरी बिल इशू करेगी। ट्रेजरी बिल इशू करेगी कि हम हमारे पास पैसा लगाओ। अब गवर्नमेंट के पास है तो थोड़ा सेफ और सिक्योर होता है कि आप अपना पैसा जो है वो यहाँ इन्वेस्ट कर दो और हम आपको इतने दिन बाद आपका पैसा रिटर्न कर देंगे विद इंटरेस्ट। तो इसका टाइम पीरियड जनरली या तो 91 डेज के लिए इशू होते हैं, या 182 डेज के लिए इशू होते हैं, या फिर 364 डेज के लिए। ऐसा नहीं है कि 5 दिन 10 दिन ये वो, या तो 91 डेज उसके बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा विद इंटरेस्ट, या 182 डेज या 364 डेज। ये जीरो कूपन सिक्योरिटी होती है क्योंकि इस पे जीरो कूपन सिक्योरिटी होती है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, आरबीआई इशू करता है इसको ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। फिर आते हैं कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर मैंने आपको बताया कि कंपनीज इशू कर रही है, कमर्शियल पेपर जो है वो कंपनीज इशू कर रही है। कमर्शियल पेपर एक तरीके का क्या होता है ना, प्रोमिसरी नोट के थ्रू आप इशू करते हो। प्रोमिसरी नोट, लेट से मैंने आपसे सामान खरीदा, या फिर मैंने आपसे कहा, आपने इस तरीके से एक कुछ पेपर बनाया जिसमें आपने लिखा आई दिस एंड दिस एग्री एंड प्रॉमिस टू पे दिस एंड दिस अ सम ऑफ इतना विद एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% लेट से ऑन दिस। मतलब मैं ये पर्सन हूं, मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं इस व्यक्ति को इतना पैसा 10% इंटरेस्ट के साथ इस पर्टिकुलर डेट तक दे दूंगा। क्लियर? तो ये प्रॉमिसरी नोट था, आपने इशू करा। कॉर्पोरेट वगैरह इशू कर सकते हैं। कौन इन्वेस्ट करेगा इसमें? आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल। हम ये प्रॉमिसरी नोट खरीद लेंगे, ठीक है, आप हमें इतने टाइम पे दे देना विद दिस इंटरेस्ट, अभी हम आपको पैसा दे रहे हैं। बैंकिंग कंपनीज भी ले सकती हैं इसे, बाहर से एनआरआईज वगैरह भी प्रॉमिसरी नोट आपके परचेज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कमर्शियल पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। फिर आता है कमर्शियल बिल। कमर्शियल पेपर जनरली 7 डेज टू 1 ईयर होता है, 7 डेज टू 1 ईयर होता है। आई होप ये फैक्ट आप लोग लिख रहे हो। फिर आता है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल क्या होता है? कमर्शियल बिल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। जब भी मैं किसी के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखती हूँ ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत ध्यान से समझना है, कि एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट से मैंने किसी से सामान खरीदा और मुझे ना पेमेंट आनी है 30 डेज बाद। मैंने आज लेट से 1 मार्च को किसी से सामान खरीदा और मेरे पास 31 मार्च को पेमेंट आनी है, तो उस पर्सन ने मुझे कमर्शियल बिल दे रखा है कि इस दिन पे आपको पेमेंट आएगी, बट मुझे उससे पहले मुझे 10 मार्च को ही पैसे की जरूरत पड़ गई। अब वो पर्सन के पास में जाऊंगी, पर्सन कहेगा मैंने तो 31 मार्च डेट दी है, तो अब मुझे बीच में जरूरत है, तो आई गो टू द बैंक। मैं बैंक के पास जाऊंगी, बैंक को बोलूंगी कि ऐसा है मिस्टर बैंक, आप ये मेरा बिल रख लो और आप 31 मार्च को जाके उस पर्सन से पैसा कलेक्ट कर लेना, ये बिल तो है ही ऐसा प्रूफ, वो पर्सन आपको पेमेंट करेगा। बैंक ने बोला ठीक है, लेकिन मुझे क्या फायदा? तो बैंक क्या करेगा? कुछ कमीशन कट कर लेगा। लेट से आपका बिल है 10,000 का और आपको आज पैसे चाहिए, बैंक कहेगा ठीक है मैं आपको आज 9,000 रुपए दे रहा हूँ, ले लीजिए और आप अपना काम कीजिए इस 9,000 में। फिर बैंक 31 तारीख को जाके नेक्स्ट पर्सन जो भी होगा जिससे आपने सामान खरीदा होगा, बैंक उससे वो 10,000 रुपए उस पर्टिकुलर डेट पे कलेक्ट कर लेगा। सबका बेनिफिट हो गया, बैंक को भी बेनिफिट हो गया, आपको जरूरत थी पहले, आपको पैसे मिल गए और उस पर्सन ने अपनी डेट पे अपनी पेमेंट कर दी। क्लियर? सो ये सब होते हैं शॉर्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मैंने थोड़ा फास्ट समझाने की कोशिश की है बहुत, क्योंकि अगर अपने आप में ये पूरा कैपिटल मार्केट मनी मार्केट एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है इको का, बट स्टिल आई ट्राइड कि जितना मैक्सिमम आप लोगों को मैं समझा पाऊं डिटेल में उतना हम लोग कवर करें। यहाँ पे बहुत सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इस टॉपिक में लिखे थे, जो टॉपिक मैंने आपको समझाया है, तो वहां पे आप लोग रीड करेंगे। 3 टॉपिक मैंने समझाने की अभी कोशिश की है। आज की क्लास में हम लोगों ने रेपो रेट पढ़ा है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पढ़ा है, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑप्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्लियर? तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑप्शन वाले टॉपिक में ही यहाँ पे सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं, आप लोग इनको रीड कर लेंगे। कॉल मनी, नोटिस मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर। सो जस्ट रीड इट आउट वंस एंड इन केस कोई डाउट होता है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। डन? सो दिस इज द थिंग। यहाँ 3 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फर्दर टॉपिक विद रिगार्ड टू द
29th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट नेक्सस, ये सब चीजें क्या है ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फर्दर टॉपिक्स। थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ जाता है, इसलिए लेंथ लंबी हो जाती है, इसलिए कंटेंट लंबा हो जाता है, टाइम लग जाता है चीजों को कवर करने में, बट आई होप चीजें समझ में आ रही हैं और हम इसी तरीके से आगे कंटिन्यूटी में रखेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, कोई सजेशन है, देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज सून एज पॉसिबल। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।